आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम ये समझने जा रहे हैं कि फ्लक्स क्या होते हैं। तो फ्लक्स जो है वह प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड होता है। जहाँ पे आप वेक्टर फील्ड का प्रॉपर्टी का स्टडी करोगे ना, वहाँ पे आप फ्लक्स की स्टडी करोगे। जैसे कोई वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो भी आपका वेक्टर फील्ड का प्रॉपर्टीज है। यदि कोई एयर का फ्लो हो रहा है और एयर की वेलोसिटी पे आप जा कर के स्टडी करते हो, किसी लूप से होकर के कितना एयर पास करता है, तो वहाँ पे भी आप वेलोसिटी फील्ड का सहारा लेते हो। तो अभी हम जो सहारा लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वेक्टर फील्ड का। तो अभी फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गॉस लॉ जो लिखा हुआ है वो फ्लक्स के टर्म में लिखा हुआ है, और मैक्सवेल का जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें फ्लक्स के थ्रू जो गॉस लॉ लिखा हुआ है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मैक्सवेल के 4 फंडामेंटल इक्वेशन में यदि फ्लक्स का यूज़ है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब रहा कि फ्लक्स जो होता है वो प्रॉपर्टीज होता है किसका, तो वेक्टर फील्ड का। तो अभी हम जाकर के डील करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है फ्लक्स। तो कोई आपसे पूछे कि फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है तो उसकी स्टार्टिंग जो होने वाली है वो वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टीज से होती है। तो फ्लक्स जो है वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड। फ्लक्स जो है वो प्रॉपर्टी है वेक्टर फील्ड का। आखिर फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जितना नंबर ऑफ लाइंस किसी लूप से पास हो जाए उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लक्स के जो बारे में आप जानते हो, तो फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस passing through surface और लूप। या तो किसी सरफेस से पास हो जाए या किसी लूप से होकर के पास हो नंबर ऑफ लाइंस, तो उसको आप क्या बोलते हो? फ्लक्स बोलते हो। तो हम एक एग्जांपल सेट करते हैं, आप उसको समझिए। तो हमारे पास एक कोई सीट है और इस सीट से नंबर ऑफ लाइंस पास हो गया। इस सीट से नंबर ऑफ लाइंस पास हुआ। तो यदि आप समझे कि यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई इक्वल टू क्या होगा, जितना हमारा फ्लो हुआ है इस लूप से और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इस लूप के एरिया से। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, जितना हमारा फ्लो हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप एरिया से। तो ये आपका फ्लो इनटू एरिया क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। सेकेंड कि आपके पास जो अभी लूप था, आपने लूप को इस तरह से फ्लैट रख दिया। अब इससे होकर के जो नंबर ऑफ लाइंस पास होगा, इससे होकर के जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं, तो बेसिकली अभी क्या, ये फ्लैट सरफेस हो गया और लाइंस इसके ऊपर से पास कर रहा है, इसको पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। मतलब किसी लूप से नंबर ऑफ लाइंस कितना पास हो रहा है
यदि आपको उसका नॉलेज हो जाए और कितने बड़े एरिया से होके पास हो रहा है, आप उससे मल्टीप्लाई कर लें। जितना आपका फ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप उसके एरिया से, जिस एरिया से वो पास हो रहा है। तो ये हमारे पास मान लीजिए एक लूप, अपने पास कोई हैंड है, मतलब अपने पास कोई सीट है और इस सीट से नंबर ऑफ लाइंस जितना इसको पेनिट्रेट करके पास हो जाएगा उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। तो अभी जो हम सहारा लिए हुए थे वो फ्लो फील्ड का सहारा लिए थे। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेंगे। तो अभी हम इसी बात को थोड़ा फ्लो फील्ड के तरह अब ना बात करके हम समझें कि ये हमारे पास जो लाइंस पास कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस पास कर रहे हैं। और अब हमें फ्लक्स लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इक्वल टू, अभी हमारा क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो अभी इसको यदि हम फ्लो फील्ड समझते हैं तो फ्लो फील्ड के तरह लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लिखते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। दैट्स मीन कि जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया से पास होगा उसको आप जाके क्या बोलोगे, फ्लक्स। यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रहा है, आप एज्यूम करो कि ये आपके इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस आपके सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करा, मतलब जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पासेस हो रही हैं वो आपके सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। दैट्स मीन कि यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस है तो उसकी फ्लक्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना हो तो क्या लिखोगे, आप ज़ीरो लिखोगे। और ये फ्लक्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए आपने E इंटू ए लिखा। E हो गया जितना आपका इलेक्ट्रिक लाइंस उस एरिया से पास करेगा, तो जितना इलेक्ट्रिक लाइंस आपका पास कर रहा है उस एरिया से, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, ए से। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़े हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको आप विजुलाइज नहीं कर सकते हो, उसको विजुलाइज करने के लिए आप लाइंस ऑफ फोर्स का सहारा लेते थे। उसी तरह फ्लक्स को आपको विजुलाइज करना है तो आप लाइंस ऑफ फोर्स का सहारा लीजिए। कितनी लाइंस ऑफ फोर्स किसी लूप से पास हो रही है उसी को आप फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो फ्लक्स है ये और इसमें क्या फ़र्क है, ये परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है और ये पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर मूव कर रही है और आपका जो लूप का एरिया भी है वो इधर ही है, मतलब आपका फ्लैट लूप है। पैरेलल का कॉन्सेप्ट है कि फ्लो और लूप जो है वो फ्लैट है, मतलब आपको पेनिट्रेट करके कुछ भी पास नहीं हो रहा है, आपके ऊपर से जाकर के, लूप के ऊपर से जाकर के पास हो रहा है। मतलब लूप के अपर सरफेस से लाइंस पास हो रहे हैं, लोअर सरफेस से लाइंस पास हो रहे हैं, लूप में पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। तब उस कंडीशन को आप पैरेलल की तरह ट्रीट कीजिए और वहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी लूप से या किसी सरफेस एरिया से पास होगा वहाँ पे फ्लक्स को आप फाई इक्वल टू ई इंटू ए लिखिए। मतलब जितना नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया से पास किया उसको यदि आप उस एरिया से मल्टीप्लाई कर लें तो आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट था। हमेशा फ्लक्स आपको इस रूप में नहीं मिलेगा, फ्लक्स के जो कैलकुलेशन होंगे उनके अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब धीरे धीरे उस प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तब तक आप एक बेसिक्स जो आइडियाज आपको मिला है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जब हम बात कर रहे थे लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, तो थोड़ा फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज के लिए हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स का सहारा लिए थे और फ्लक्स को भी समझने के लिए लाइंस ऑफ फोर्स का सहारा ले रहे हैं। तो जैसे लाइंस ऑफ फोर्स नज़दीक होती हैं तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, लाइंस ऑफ फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स आपका वीक होता जाएगा। तो जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स की बात हो रही है कि यदि वो थोड़ा कम डिस्टेंस पे लाइंस ऑफ फोर्स मिल रहा है मुझे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगे। लाइंस ऑफ फोर्स के डिस्टेंस बढ़ रहे हैं, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स दूर ज़्यादा चला गया, इसका मतलब हमारा स्ट्रेंथ जो होगा वो वीक होता जाएगा। तो आप इसको एक और नज़रिए से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। दैट्स मीन कि आप इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। अब यदि आप फ्लक्स लिख रहे हो तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू ए। मतलब कि आपके पास कोई प्लेट था, कोई सीट था, जैसे आपके पास ये सीट था और इससे होकर के जो आपने नंबर ऑफ लाइंस पासेस किया है, इस एरिया से जितने नंबर ऑफ लाइंस पासेस कर रहे हैं उसी को बेसिकली हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने लाइंस पास हो रहे हैं उसको आप उस एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे वो पेनिट्रेट होके पास हो रहा है, तो उसको हम लोग बेसिकली फ्लक्स कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा टर्म लिखा हुआ कि फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस के। फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे आप देखो तो डेंसिटी ऑफ लाइंस की बात हो रही ना, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वह प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी ऑफ लाइंस। जो डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनके प्रोपोर्शनल है। तो आप क्लियर विजन में रखिएगा कि फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, क्योंकि आपको क्लियर थ्योरी पता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस यदि पास पास होते हैं इसका मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर होते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक होता है। तो इसको थोड़ा क्लियर विजन में रखिएगा, ठीक है। ये आपको मदद करेगा फ्लक्स को समझने में। तो फ्लक्स की बात करो तो फ्लक्स में बात की जाती है कि जो नंबर ऑफ लाइंस, हम जो फ्लक्स को लिखते हैं तो लिखते हैं क्या है, फ्लक्स के बारे में ये लिखते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द surface पासिंग थ्रू द सरफेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड होता है कि सरफेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर सरफेस किस सरफेस की बात कर रहे हो, और बेसिकली आप इसको बात कहो तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम अभी। तो नंबर ऑफ लाइंस का मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस की बात करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस किसी सरफेस से कितना पास हो रहा है, कितना पेनिट्रेट हो रहा है। तो ये जो लाइंस होती हैं ये मुझे ये भी बताता है कि हमने जो एरो ड्रॉ किया है तो मुझे ये भी बताता है
कि हमारा स्ट्रेंथ कितना है और हमारा डायरेक्शन कहाँ है। तो जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, बट फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होता है। ये क्लियर रखिएगा कि यहाँ यह प्रॉपर्टी होता है वेक्टर फील्ड का, बट जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप नॉलेज में रखिएगा कि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि फ्लक्स जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वो क्लियर याद रखिएगा कि फ्लक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी, फ्लक्स के अंदर जो हम पढ़ाई करते हैं वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, बट प्रॉपर्टी यूज़ करके हम फ्लक्स को समझते हैं। और जब फ्लक्स की क्वांटिटी की बात होती है तो फ्लक्स की जो क्वांटिटीज़ होती है वो स्केलर होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ये लाइंस ड्रॉ किया है करके, तो कहीं पे यदि लाइंस किसी एरिया से कम पास कर रहा है, किसी एरिया से ज़्यादा पास कर रहा है, दैट्स मीन कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एक यहाँ पे एक नॉर्मली समझिए कि एक प्लेट रखे हैं और यहाँ पे एक प्लेट रखे हैं, ठीक है। अब क्या किए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को पास करा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे तो फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। आप ये भी चेक करो कि यहाँ पे एरिया कम था तो कम लाइंस ऑफ फोर्स पास किया, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास किया। तो जो फ्लक्स है एरिया पे भी डिपेंड करेगा और फ्लक्स जो होगा वो आपके लाइंस ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए फ्लक्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, E इंटू ए। तो ये भी आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट सा आइडियाज़ देगा कि यदि आपका एरिया कम है तो कम लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, यदि एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। तो आप इस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा तो आपको फ्लक्स समझने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। एक तो फ्लक्स के बारे में हो गया कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस है, मतलब हम इसी बात को थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी तो मेरे को पता चल गया कि यदि हम एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा यूज़ करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स से ज़्यादा पास करेंगे, एरिया थोड़ा कम है तो हमारा लाइंस ऑफ फोर्स कम पास का मतलब कि फ्लक्स जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। आपको नॉलेज हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, एक बार राइट डाउन कर लीजिए। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको सरफेस समझना चाहिए कि हर नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेगी वो सरफेस से पास करेगी। तो आखिर वो जो सरफेस है या आपके पास जो लूप है उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए आपका। तो हम थोड़ा सरफेस पे बात करने जा रहे हैं। तो दो तरह की सरफेसेस होती हैं अपने पास। एक सरफेस जो होता है वो ओपन होता है, मतलब आपके पास ये वाला सरफेस ये ओपन सरफेस है, ठीक है। और एक सरफेस होता है जिसको हम क्लोज सरफेस कहते हैं। तो ओपन सरफेस पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वो नॉर्मली ये वाला जो सरफेस है वो ओपन सरफेस है, बट जो क्लोज सरफेस है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो एक आप चश्मे का मैंने ढक्कन यूज़ किया है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होकर के नंबर ऑफ लाइंस यदि पास करेगी तो ये सरफेस एक सरफेस हुआ
और दूसरा सरफेस यदि हम बात करें तो कैसा बात करेंगे। एक सरफेस ये हुआ, नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा, ये अभी खाली है, हो सकता है कि आपका ये भरा पड़ा हो, वो अलग अलग फिगर्स पे हो सकती बातें। तो ये जो है एक सरफेस हुआ और अंदर भी एक सरफेस हो जाएगा, सरफेस का बाहर वाला बात और अंदर वाला बात। अब ये होगा कि यहाँ से जो लाइंस पास करेगा वो क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव होने वाला है, और जो लाइंस इससे होकर के गुजरेगा और फिर जो पास होगा वो कौन सा लाइंस होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इस कंफ्यूजन को थोड़ा हम दूर करते हैं। तो अभी हम एक जेनेरिक मेथड आपको बताते हैं, बाद में हम एक मैथमेटिकल आपको एनालिसिस दे देंगे उसके बारे में, ठीक है। तो समझिए कि अपने पास कोई सरफेस पे जब बात हो रही है तो हमारे पास एक क्लोज लूप है, मतलब हमारे पास एक क्लोज क्यूब है, और यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं। जो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा और यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अंदर जो चार्ज है, अंदर बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है बॉक्स के। यहाँ पे जब इंटर करेगा तब निगेटिव होगा, जब वो लीव करेगा तो पॉजिटिव होगा। जब इंटर करेगा तो निगेटिव फ्लक्स होगा, जब वो लीव करेगा तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। एक और फिगर हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। हम फिर से एक क्यूब बनाते हैं और हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा वो पास करेगा बाहर की तरफ। जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ निकलेगा। मतलब आपको पता है ना कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो फील्ड लाइंस जो होते हैं रेडियली आउटवर्ड होते हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो बाहर होंगी। तो यहाँ पे अंदर चार्ज है और चार्ज की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी बाहर होंगी। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगे वो बाहर की तरफ पास होगा। और मैं एक और फिगर ड्रॉ करता हूं। और यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज हमने रखा है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो अंदर की तरफ आ रही हैं। तो आपको पता है कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं निगेटिव चार्ज के, वो रेडियली किधर होते हैं, इनवर्ड, अंदर की तरफ होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, यहाँ पे फ्लक्स जो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स होगा
और यहाँ पे जो होगा वो निगेटिव फ्लक्स होगा। तो और यहाँ पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब वो इंटर करेगा तो निगेटिव फ्लक्स होगा और जब भी लीव करेगा तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा एनालिसिस होगा, आपको फ्लक्स के बारे में जानने में मदद करेगा। तो एक बार इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। दो केसेस पढ़े थे, एक सरफेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, ये वाला केसेस पढ़े थे, और एक ऐसे केस पढ़े थे जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था। जब परपेंडिकुलर था तो फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए लिखा करते थे, जब पैरेलल था तो फ्लक्स जीरो होता था। अब हम समझेंगे कि कुछ सरफेस के साथ हम अलग कहानी अब चेंज करेंगे, कहानी ना तो पैरेलल लेंगे ना तो परपेंडिकुलर करेंगे, और यहाँ से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो अभी जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं टॉपिक, वहाँ पे ये है कि सरफेस नॉट पैरेलल एंड perpendicular to the electric field। और यहां से हम जा रहे हैं प्रॉब्लम एनालिसिस करने। यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम था कि ना तो सरफेस पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। अब सरफेस को हम किसी एंगल के साथ लिखे हैं, मतलब कि हम लोगों ने जो लाइन अब बनाया है, ड्राइंग किया है, वो इस तरह से ड्राइंग किया है। अब हम लोगों ने प्लेट को ऐसे न ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं रख के ऐसे रखा है, थोड़ा सा बैंड कर दिया, एंगल दे दिया है कुछ। और अब जब इससे होकर के लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा थोड़ा ड्राइंग को थोड़ा सा क्लियर कर ले रहे हैं। यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है इनके सरफेस से। तो नंबर ऑफ लाइंस तो पास किया है, बट अब ना तो ये परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। अब एक चीज़ देखिएगा, जब परपेंडिकुलर था तो फ्लक्स था, जैसे जैसे ये बैंड करते जाएगा फ्लक्स कम होता जाएगा, और जब ये पूरी तरह से फ्लैट हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी क्या किया है हम लोगों ने, इसको कुछ एंगल्स दे दिया है करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्विंग की पार्ट जाते हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसको, ये तो मेरा प्रॉब्लम था कि ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। तो आप देखिए, तो ये लाइन ऐसा हो गया है, हम एक ही लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस है वो इस तरह से पास कर रहा है, इस लाइंस को, इस सरफेस से नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से किसी भी पॉइंट से आप यहाँ से एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कीजिए।
हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर का सहारा लिया और ये एंगल हमारा बना थीटा। तो ज़रा एक बार नॉर्मल वेक्टर समझ लेते कि क्या होता है। तो ये है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आपको आप इसका डिटेल हम जा रहे हैं बताने के लिए। अब हम लोग जो बात कर रहे थे वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे बात कर रहे थे। तो मानिए कि हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास कोई सरफेस है और यहाँ से हम लोगों ने एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और इसका जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 1 है, मतलब 1 मीटर लेंथ है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा कि लेंथ 1 है तो यूनिट वेक्टर के लिए लेंथ जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। और नॉर्मल क्यों बोला गया है, वाई नॉर्मल सवाल हो सकता है आपका। तो इसकी आंसर ये है कि बिकॉज ऐसा लिख लीजिए, बिकॉज एन के ऊपर यदि कैप है it is perpendicular जो नॉर्मल बोलने का कारण ये है कि बिकॉज नॉर्मल इसलिए बोला गया है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही आप सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ कीजिए, तो जैसे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, आपका प्रॉब्लम क्या था, ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। आप इसका क्या किए, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ किए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किए जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये आपका कोई सरफेस है तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। सर पहले तो सरफेस ऐसा था, अभी आपका सरफेस बैंड है तो आपने एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बना वो थीटा बना, ठीक है। अब आपको नॉर्मल का वाई नॉर्मल बोलते हैं कि बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका यूनिट जो लेंथ है वो कितना है, 1 है करके। तो यहाँ क्लियर हो गए। अब रहा कि ये सहारा तो आपको समझ गए। एरिया वेक्टर, एरिया जो वेक्टर है उसमें एक और बात आप समझिएगा कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, बट हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। इसकी बात थोड़ा एक बार समझिएगा कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है और हम यहाँ पे कुछ बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसका जो एरिया है वो ds एरिया है। तो अभी हम इसको एरिया वेक्टर लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे कि ये n के ऊपर कैप है। और इसको यदि हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, n के ऊपर कैप इंटू ds। n यूनिट वेक्टर है, n यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, जब हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। और ds आपका क्या हो गया, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने ds लिखा है करके। तो अभी आप समझिएगा
n के ऊपर यदि कैप है और हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर लिखा गया है, तो E डॉट n के ऊपर कैप और द कंपोनेंट ऑफ E जो नॉर्मल टू द सरफेस। आप इस टॉपिक को भी समझिएगा, E डॉट एन का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके थ्रू हम इसको कैसे डील करेंगे। तो मान लीजिए कि अपने पास कोई सरफेस है, मानिए कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और हम यहाँ से क्या किए, एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लिए। थोड़ा समझिएगा, तो ये फिगर और ये फिगर थोड़ा दिख रहा हो एक ही जैसा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या है, E, मैंने फार्मूला क्या लिखा है यार, E डॉट एन, तो कंपोनेंट ऑफ E का यदि हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, E कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये जो केस हो गया वो किसका हो गया, परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। परपेंडिकुलर वाला जैसे ही केस हो गया तो आप E डॉट एन को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं E कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड में लिखा मैंने, और एन कैप। अब समझिए एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो जो एन कैप का यूनिट है वो 1 है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, E कॉस थीटा। तो E डॉट एन को हम क्या लिख सकते हैं, E कॉस थीटा। अब यहाँ पे जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बताइए, फ्लक्स फाई इक्वल टू E, उसके बाद इस E का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, E कॉस थीटा, और इसको हम मैग्नीट्यूड के अंदर लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे n के ऊपर कैप इनटू एरिया A। अब हम फ्लक्स फाई बराबर क्या लिखेंगे, n के ऊपर कैप का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो हम क्या लिखेंगे E कॉस थीटा इंटू A। अब हम फ्लक्स बराबर, जैसे मेरे को ये भी पता है कि A डॉट B बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, A B कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट A। तो हम इसको किस चीज में लिख दिए, तो इसको हम लोग लिख दिए डॉट प्रोडक्ट में। हम इसको किस तरह से लिख दिए, डॉट प्रोडक्ट में। क्यों डॉट प्रोडक्ट में लिखे हैं वो एक बार समझिएगा तो बहुत क्लियर है कि फ्लक्स फाई, अब हम इसका यदि यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, E कॉस थीटा, तो E कॉस थीटा इंटू एन, और उसको मल्टीप्लाई करिए उस एरिया से, क्योंकि फ्लक्स क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एज्यूम करिए कि आपके पास जो एरिया है वो A है, यहाँ का जो एरिया आपने एज्यूम किया वो A है, तो आप फ्लक्स को E कॉस थीटा इंटू A लिख लीजिए। E कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और कंपोनेंट को आप यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज़ किए, मतलब कि एरिया वेक्टर यूज़ किए। आप
एन के ऊपर कैप को यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे हो सकता था कि ए कैप ही पढ़ लेते आप और एन कैप के थ्रू आप उसको समझ लिए। दूसरा कि ई डॉट एन का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो निकाले ई कॉस थीटा इंटू एन, और एन जो है नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो उसका लेंथ कितना है 1 है, तो 1 से यदि मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बचेगा, ई कॉस थीटा बचेगा और फिर आपका काम आसान हो गया। तो ये आपका एनालिसिस है, सिर्फ रटा रटाया परिभाषा पढ़ लीजिएगा तो आप क्लियर नहीं हो पाइएगा। तो ये आपका बेस्ट एनालिसिस है, थोड़ा इसको फॉलो कीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रॉब्लम को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं कि अभी कुछ और प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट करते हैं। तो वो प्रॉब्लम आप समझिएगा जहाँ पे आप फेस करिएगा कि पहला कंडीशन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। पहला प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि ये आपका दूसरा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम हम आपको एक और डालते हैं, थीटा इज नॉट सेम। थीटा इज नॉट सेम मतलब थीटा आपका सेम नहीं है, मतलब एंगल्स भी आपके हर पॉइंट में चेंज हो रहे हैं। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील कराइएगा, तो हम कुछ आपको अप्रोच बताते हैं इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्विंग अप्रोच हम आपको देते हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमारे पास एक क्यूब है, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनाते हैं, उतना परफेक्शन नहीं मिलेगा मेरे फिगर्स के अंदर आपको, बट कोशिश कर रहे हैं बनाने का। तो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया। हम एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा कि जो हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे किसी क्लोज सरफेस पे, तो वो हमेशा सरफेस के आउटसाइड होगा। एक तो परपेंडिकुलर बनेगा और दूसरा सरफेस के आउटसाइड। तो हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। और इधर हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं। दूसरा कि हमें ये भी पता करना है कि हम एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तब वाला केस होना चाहिए, और एंगल हमारा डिफरेंट होना चाहिए। तो अभी देखिएगा यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, यहाँ कितना बनेगा 0 डिग्री, यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। यदि हम यहाँ ऐसे ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, यूनिट वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा कि आपके पास यूनिट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो इधर आपका यूनिट वेक्टर है और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना बन जाएगा, देख यूनिट वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में है, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप किया है इसके अंदर। आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पास कर रहे हैं, तो आपके बीच में जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। तो यदि हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस की बात करें,
तो एज्यूम करें कि ये सरफेस मेरा 1 सरफेस है, 1 नंबर सरफेस है, और ये हमारा 2 नंबर है। ये 90 कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों के साथ जो एंगल बन रहा है 6 फेसेस है, तो आपके 2 फेसेस का रोल रहेगा और सारे फेसेस कैंसिल हो जाएंगे इसमें। आप एक बार देखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ तो पता चल रहा है कि ये फेसेस 90 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पे भी होगा और एक नॉर्मल उसके इस साइड भी होगा, मतलब एक इस साइड भी होगा, एक नॉर्मल इस साइड भी होगा, क्योंकि आपके पास क्यूबाइड है तो क्यूबाइड्स में इधर भी होगा, इधर भी होगा, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। और बचा कौन? तो यदि आप यहाँ सोचो कि यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो अब एंगल कितना बचेगा? तो एंगल अब बनेगा कितना? 0 डिग्री। आप समझिएगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा कैसे है? ई, आप फ्लक्स इक्वल टू जो फ्लक्स नेट की बात, फ्लक्स की बात कर रहे हो, और फ्लक्स कौन सी सरफेस पे? फर्स्ट वाले सरफेस पे। तो आप लिखे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ए, इसका मतलब आपका फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। अब आप देखिए कि ई और ए और एंगल बन गया फर्स्ट वाले में 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री। इसका मतलब जो ये हो जाएगा माइनस ई ए, तो फ्लक्स 1 जो हो जाएगा वो माइनस ई ए हो जाएगा। फ्लक्स 2 की बात करिए तो ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा। अब एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ई कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ए। अब यदि हम नेट फ्लक्स निकालें, फ्लक्स नेट निकालें तो कितना हो जाएगा? माइनस ई ए प्लस ई ए, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अब हमने बताया था कि जब ये इंटर करेगा लाइंस तो फ्लक्स जो होगा वो निगेटिव होगा। मैंने स्टार्टिंग पीरियड में इसको बताया है। और जब वो लीव करेगा, निकलेगा वहाँ से, तब फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कि अंदर जो है नेट फ्लक्स 0 का मतलब क्या होगा कि उसका जो नेट हो रहा है वो 0 हो रहा है, और अंदर इसके सिस्टम के अंदर जो क्यूब के अंदर है वो चार्ज नहीं है करके, इनसाइड कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। दूसरा कि हम एक स्फीयर का सहारा लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक तो हमारे पास यहाँ पे एक लॉजिक और भी काम किया है। वो क्या किया है कि यहाँ पे आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि आपको फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट कहीं कहीं आपका एंगल वैरी करेगा सरफेस के हिसाब से, तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास एक कोई सरफेस है, तो आप सरफेस पे एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो रहा है, यहाँ एंगल डिफरेंट हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है। अब इनको कैसे आप सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट हो गया। तब आपके पास यदि आपके पास इस तरह से सरफेसेस की बात हो रही है, आपके पास कोई ये सरफेस है, मान लीजिए आपके पास कोई ये सरफेस है, और इस सरफेस के साथ क्या हो रहा है कि आपके पास सरफेस में कंडीशन क्या आ रहा है वो समझिएगा कि E इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तब क्या करोगे आप,
मतलब ये वाला जो कंडीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में यूनिफॉर्म नहीं है, इस कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तब आप इसको कैसे डील करोगे? तब आप क्या करो कि कैलकुलस का सहारा लगाओ। आप क्या करो कि इस स्मॉल एरिया का कैलकुलेट करो और ये एज्यूम करो कि उस स्मॉल एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, भले पूरे सिस्टम का नॉन यूनिफॉर्म है, बट आप उस छोटे से एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कीजिए, वो एज्यूम कीजिए कि वो यूनिफॉर्म है, और फिर आप थोड़ा कैलकुलस का इंटीग्रेशन का सहारा लीजिए। तो तब आप जब यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स इक्वल टू लिखोगे इंटीग्रल ई, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ट्रीट करना, ठीक है, क्योंकि आप ये सोचना कि इस स्मॉल पीसेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इसका जो एरिया है, मान लीजिए कि इसका एरिया आप एज्यूम कर लीजिए कि स्मॉल एरिया डी ए है, तो ई डॉट डी ए। अब फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ये सरफेस के लिए रखिएगा, और यदि कोई क्लोज सरफेस है तो यहाँ पे एक रॉड साइन बनाइएगा और लिखिएगा ई डॉट डी ए इक्वल टू, आप क्या लिख लीजिएगा, फ्लक्स। तो ये कब यूज कीजिएगा? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का केस हो और एंगल जो है वो भी सेम ना हो, हर पॉइंट पे एंगल डिफर करे, तब आप कैलकुलस का सहारा लीजिए। इसके लिए इजी था, यहाँ पे एंगल डिफरेंट भी था तो भी आप नॉर्मल एडिशंस यूज़ करके, नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज़ करके अलजेब्रा का आप निकाल पाए। बट हर टाइम ये कंडीशंस आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरा कि कुछ हम आपको जेनरिक आइडियाज़ भी इसके थ्रू आपको देंगे, तो ज़रा समझिएगा जेनरिक आइडिया क्या है हमारा। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा समझिएगा। एक बार आप इसका लिख लीजिए। अभी फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत एनालिसिस बचा हुआ है, उसको हम एक बार आपको ब्रीफ करने जा रहे हैं, तो समझिएगा। यहाँ पे समझिए कि कोई चार्ज पॉजिटिव है यहाँ पे, तो लाइंस जो पास होगा वो इस तरह से पास करेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। यहाँ पे मान लीजिए कि निगेटिव है, लाइंस ऑफ फोर्स आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि फ्लक्स जो नेट है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो फ्लक्स नेट है वो निगेटिव है। दैट्स मीन कि आप एक और चीज़ समझिए कि अंदर यदि फ्लक्स फाई नेट और क्यू इनसाइड, यदि अंदर चार्ज नॉन ज़ीरो है तो फ्लक्स भी आपका नॉन ज़ीरो होगा। अब समझिए
कि ये वाली केसेस आ गई आपके पास। ये वाली केसेस आ गई है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि जो अंदर चार्ज इनसाइड 0 है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स नेट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। अंदर चार्ज है तो फ्लक्स होगा, अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहीं से स्टार्ट हो गया था गॉस का कॉन्सेप्ट। गॉसेस लॉ यहीं से स्टार्ट हो गया था। आप गॉसेस लॉ को समझना है तो आप क्या, दो एनालिसिस तो किए ना, कि चार्ज अंदर नहीं है तो फ्लक्स नेट जो है वो 0 है। यदि चार्ज अंदर नॉन ज़ीरो है, मतलब कुछ चार्ज है तो कुछ फ्लक्स है। यदि चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नेट क्या है आपका, 0 है। इसका मतलब जो चार्ज है अंदर, चार्ज इनसाइड, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके फ्लक्स के हैं। और यहीं से गॉस लॉ का स्टार्टिंग हो गया, यहीं से गॉस लॉ मिल गया मुझे। तो अभी आप जाके डिटेल में हम गॉस लॉ पे बात करेंगे, बट स्टार्टिंग जो नींव होती है वो यहीं से स्टार्टअप हो गई है। तो आप क्लियर विजन में रहिए कि आप फ्लक्स को एक बार अच्छे से इसका पूरा वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद आप गॉस लॉ की स्टडी करोगे तो डेफिनेटली यू क्लियर योर गॉस लॉ कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए थैंक यू।